अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज डिस्क। डिस्क एक प्लेट की शक्ल में कह लें या जैसे सीडी होती है उस तरह की एक सर्कुलर डिस्क है, उसके ऊपर चार्जेस हैं, इसलिए उसको चार्ज डिस्क कहते हैं। उसके ऊपर चार्जेस हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। हमारी इस फिगर में पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पूरी डिस्क पर पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। तमाम डिस्क के पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। डिस्क के पॉजिटिव चार्जेस की वजह से या पूरी डिस्क के चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने मालूम करना है। तो पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड इकट्ठा मालूम नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है ये पीछे भी आपको बताया था, वो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए है। इसलिए हम पूरी डिस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, जिस तरह हमने पिछले टॉपिक में एक रिंग को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया था, वैसे इस डिस्क को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। तो इस डिस्क के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो रिंग्स की शक्ल में होंगे। जैसे ये एक डिस्क है, इसको छोटे छोटे रिंग्स में हम कन्वर्ट कर देंगे। आपने देखा होगा जैसे वो मच्छर भगाने वाला मोर्टीन कॉयल होता है, वो एक डिस्क होती है, लेकिन उसके अंदर कई रिंग्स होती हैं, यानी वो पूरी डिस्क कई रिंग से बनी होती है। वैसे भी इस पूरी डिस्क को हम कई रिंग्स में डिवाइड कर देंगे। जो सेंटर के करीब रिंग्स होंगी वो छोटी होंगी और जो किनारे वाली होंगी वो बड़ी होंगी। हर रिंग का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करेंगे, जिस तरह हमने पीछे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। फिर उन तमाम रिंग्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करके या इंटीग्रेट करके पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। पूरी डिस्क को छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड करेंगे, हर रिंग का अलग से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर उन सब को इंटीग्रेट करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क कैलकुलेट कर सकेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रिंग फ़र्ज़ करें कंसिडर की गई, तो ये ना समझें कि ये एक ही रिंग है। पूरी जो डिस्क है उसको हमने कई छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड कर दिया, छोटी छोटी रिंग्स में बांट दिया है। तो उनमें से एक रिंग इधर शेड करके दिखाई हुई है ब्लैक कलर से। इस रिंग का हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह निकालेंगे जिस तरह हमने पीछे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो ये रिंग कंसिडर करेंगे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा इधर सेलेक्ट करेंगे जो ब्लैक कलर किया हुआ है, ये वाला। इस टुकड़े का इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है पॉइंट P पे वो DE1 है। इसकी हम रेजोल्यूशन करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। दो कंपोनेंट्स बनेंगे इसके। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Y DE1Y और ये वर्टिकल कंपोनेंट है DE1Z। तो बताया था पीछे कि इधर X एक्सिस है, इधर Y एक्सिस और इधर Z एक्सिस है। इधर भी उसके अपोजिट हमें एक छोटा सा ये ब्लैक कलर का पीस जैसे कंसिडर किया हुआ है। इसका पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो DE2 है। इसकी भी रेजोल्यूशन करेंगे, इसके भी कंपोनेंट बनाएंगे। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DE2Y और वर्टिकल कंपोनेंट DE2Z। याद रखें D1 और D2 जो हैं ये डायरेक्शन में मुख्तलिफ हैं, इसलिए इनको 1 और 2 कहा हुआ है। मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है और इधर हमने मैग्नीट्यूड ही निकालनी है। मैग्नीट्यूड के लिहाज से ये दोनों इक्वल हैं। 1 और 2 सिर्फ डायरेक्शन इनकी मुख्तलिफ होने की वजह से कहा हुआ है। तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना शुरू करते हैं। पहले ये छोटा सा टुकड़ा जो इधर कंसिडर किया हुआ है इसका हम एरिया निकालेंगे, इसकी आगे ज़रूरत पड़ेगी। इस छोटे से ब्लैक कलर के टुकड़े का एरिया DA है, वही फार्मूला लंबाई ज़रब चौड़ाई। इसकी ये वाली लेंथ, ये फिगर देख लें, ये जो इतनी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये बेसिकली रिंग का रेडियस भी है, ये ओमेगा है। और पूरी डिस्क का रेडियस ये कैपिटल R है। और ये जो टुकड़ा हमने इधर सेलेक्ट किया है, इस टुकड़े की ये वाली जो लंबाई है वो DS है और ये वाली चौड़ाई ये इतनी, ये चौड़ाई D ओमेगा है। और इस टुकड़े का पॉइंट P से डिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस Z है। इस रिंग का रेडियस पहले भी बताया ओमेगा है। और इस टुकड़े का जो एंगल बन रहा है इधर वो D अल्फ़ा है। इस ब्लैक कलर के टुकड़े का सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो D अल्फ़ा है। तो इस टुकड़े का हम एरिया निकालेंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई के फार्मूले के तहत। इसकी लंबाई DS है और इसकी चौड़ाई ये वाली D ओमेगा है।
तो ये लंबाई ज़रब चौड़ाई, ये एरिया आ गया। अब ds की वैल्यू हम निकालेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, s = r थीटा। ये आर्क लेंथ होती है, ये रेडियस होता है, ये एंगल होता है। तो इस केस में ये जो आर्क लेंथ है, ये देखें छोटे से टुकड़े की लेंथ ही आर्क लेंथ है, वो ds है। s की बजाय आर्क लेंथ ds है। रेडियस ऑफ रिंग, ये देखें रिंग का रेडियस ये वाला, ये इस आर का रेडियस भी है, ये ओमेगा है। और थीटा ये बताया था कि इस छोटे से टुकड़े का जो एंगल बन रहा है थीटा, वो कौन सा है, डी अल्फ़ा है। तो एंगल डी अल्फ़ा है, रेडियस ओमेगा है, और एस की बजाय लेंथ डी एस है। ये रेडियस ऑफ रिंग, या इधर रेडियस ऑफ आर्क भी यही है, ये ओमेगा है, आर ओमेगा है, और एंगल यहाँ डी अल्फ़ा है, और आर्क लेंथ डी एस है। तो डी एस की जगह पर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा डी अल्फ़ा, ये पुट कर दी, डी ओमेगा वैसे लिख दिया, ये इधर वही लिखा हुआ दोबारा, डी एस की जगह ओमेगा डी अल्फ़ा ये वाला, और ये डी ओमेगा वैसे आ गया। तो ये इसका एरिया बनेगा स्टूडेंट्स, ये इसका एरिया बनेगा। आगे हम एक टर्म यूज़ करेंगे, उसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी दो चीज़ों की रेशो होती है, चार्ज और एरिया की। चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, इसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, और सिग्मा से शो करते हैं। पहले हम ये फार्मूला उस छोटे से टुकड़े के लिए लगाएंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा कहेंगे। उस छोटे से टुकड़े का चार्ज फ़र्ज़ करें डी क्यू है, और उसका एरिया डी ए था, उसका फार्मूला भी हमने बनाया था। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, डी ए उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये बन जाएगा। डी ए की वैल्यू पुट किए लेते हैं, डी ए की वैल्यू ये वाली थी जो अभी हमने पढ़ी इधर पिछली फिगर में। डी ए की वैल्यू एरिया ये वैल्यू थी ओमेगा डी अल्फ़ा डी ओमेगा, या तरतीब से लिख दें ओमेगा डी अल्फ़ा, ये एरिया की वैल्यू दर्ज कर दी गई है। तो ये डी क्यू बनेगा। ये डी क्यू अब आ गया हमारे पास। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। बताया जो पहले टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड D1 है, दूसरे का D2, मिकदार दोनों की बराबर है, उसको DE हम कहेंगे। ई का फार्मूला तो होता है 1/4πε0 Q/r²। DE है तो इधर DQ/r² आएगा, क्योंकि छोटे से टुकड़े का चार्ज DQ है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड DE है। बताया मिकदार दोनों की बराबर है, D1 की और D2 की मिकदार इक्वल है, वो DE ही है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें DQ की, ये बनेगा 1/4πε0 DQ की वैल्यू सिग्मा ओमेगा डी अल्फ़ा ओवर आ जाएगा r², ये DE होगा। तो स्टूडेंट्स ये इसके जो दो टुकड़े थे, ये वाले दो कंपोनेंट्स, बल्कि ये इनमें जो पहले टुकड़े का इसका DE1y उसकी डायरेक्शन इधर है ये वाला, और इसकी DY कंपोनेंट उसकी डायरेक्शन इधर है। दोनों y कंपोनेंट्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। पीछे भी हमने पढ़ा था रिंग वाले टॉपिक में भी, D1y और D2y एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि पहले टुकड़े का D1g भी इस लाइन पर ऊपर है, दूसरे का D2z भी इस लाइन के ऊपर है। z कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में हैं, वो ऐड होंगे यानी वो इंटीग्रेट होंगे। y कंपोनेंट अपोजिट हैं, इसलिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। पिछले टॉपिक में भी हमने यही पढ़ा था। तो y कंपोनेंट इनके एक दूसरे के अपोजिट हैं। जितने भी टुकड़े बनाएंगे सबके y कंपोनेंट इस तरह एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे और रिजल्टेंट y कंपोनेंट ज़ीरो निकलेगा। जैसे इस फिगर में ये देख सकते हैं कि y कंपोनेंट अपोजिट हैं,
वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इस तरह तमाम टुकड़ों के वाई कंपोनेंट अपोजिट होने की वजह से कैंसिल करेंगे और रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट 0 निकलेगा। जी कंपोनेंट रह जाएगा, वो ऐड होगा, वो इंटीग्रेट होगा, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। हमने पीछे पढ़ा हुआ है वेक्टर वाले टॉपिक में कि किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्केयर या वाई कंपोनेंट का स्केयर। वो एक्स और वाई तो वैसे होते हैं, असल में होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्केयर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्केयर ऊपर अंडर रूट। यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाई वाला है और वर्टिकल कंपोनेंट जी वाला है, तो ये बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर वाई वाला है और वर्टिकल कंपोनेंट जी वाला है। वेक्टर की मैग्नीट्यूड का फार्मूला अंडर रूट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्केयर प्लस वर्टिकल कंपोनेंट का स्केयर। हमने पढ़ा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाई वाला जो है वो टोटल 0 निकला था क्योंकि वो कैंसिल कर रहे थे, यही रह जाएगा जी कंपोनेंट। अंडर रूट और स्केयर कटेंगे तो ये रहेगा। इसे इंटीग्रेट कर दें दोनों साइडों को, इंटीग्रल और डिफरेंशियल कट गए तो ये ई हो गया। स्टूडेंट ये देखें फिगर में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा होता है और वर्टिकल के साथ साइन थीटा होता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसके साथ साइन थीटा लगेगा। ये होगा डी साइन थीटा। तो हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, डी ई की वैल्यू पीछे निकाली, ये थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने निकाली ये वाली सिग्मा ओमेगा डी अल्फ़ा। अब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा इस ट्राइंगल में देखें, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर यहाँ पर जी है और हाइपोटेनियस आर है। इस ट्राइंगल में ओ ए पी में ये बेस है ओमेगा, ये परपेंडिकुलर है जी और ये हाइपोटेनियस है आर। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस जी ओवर आर, ये वैल्यू उधर पुट कर देंगे तो ई का फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ओमेगा डी अल्फ़ा ओवर आर स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे जी ओवर आर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, रीअरेंज करके लिखने v/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ओमेगा डी अल्फ़ा ओवर ये आ जाएगा आर क्यूब। ये ई की वैल्यू बनेगी इक्वेशन नंबर 2 कह लें इसे। यहाँ हम आर की वैल्यू पुट करेंगे। उसी ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल ओ ए पी में बेस है ओमेगा, परपेंडिकुलर है जी, हाइपोटेनियस है आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम आर की वैल्यू निकालने के लिए। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस नीचे वाला था ओमेगा और परपेंडिकुलर था जी। ये ट्राइंगल ओ ए पी में है। अंडर रूट लेंगे तो ये ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये वैल्यू स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमारे पास ई आएगा, ये था g/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ओमेगा डी अल्फ़ा ओवर था हमारे पास आर क्यूब। आर की ये वैल्यू पुट करेंगे ओमेगा स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 1/2 ये है और 3 ये है, तो ये बन जाएगा 3/2। ये 3/2 बन जाएगा। तो
ये कांस्टेंट फैक्टर बाहर निकाल लें, सिग्मा भी कांस्टेंट है, जी भी यहाँ बतौर कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ दो वेरिएबल हैं, ओमेगा वाला क्योंकि डी ओमेगा है और अल्फ़ा वाला, तो वो फैक्टर अंदर रहने दें। ओमेगा डी ओमेगा ओवर ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर, इसकी पावर आ जाएगी 3/2। इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर दें क्योंकि दो वेरिएबल थे, ओमेगा बी और अल्फ़ा बी, क्योंकि हमारे पास डी ओमेगा भी था, डी अल्फ़ा भी था, तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। ओमेगा वाली टर्मों के साथ डी ओमेगा और अल्फ़ा वाली थी नहीं, वो डी अल्फ़ा अलग हो गया। अब हम लिमिटें लगाएंगे, तो ये देखें इसकी जो लिमिटें लगेंगी, डी अल्फ़ा क्या था, डी अल्फ़ा ये वाला एंगल था, और अगर हम इस रिंग के सारे टुकड़े लें, सब का एंगल लें, तो रिंग का टोटल एंगल बन जाएगा। और रिंग का जो टोटल एंगल होता है एक सर्कल का, वो 360 डिग्री या 2 पाई रेडियन होता है। तो इसकी लिमिटें बनेंगी एंगल 0 से लेकर 360 डिग्री या 2 पाई। डी अल्फ़ा एक एंगल है, एंगल की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है, और एक पूरी रिंग कंप्लीट करने के बाद उसके इस तरह जो ब्लैक कलर के सारे टुकड़े मुकम्मल करने के बाद जो एंगल बनेगा वो 360 डिग्री या 2 पाई होगा। तो इसकी लिमिटें 0 से कहाँ तक होंगी, 2 पाई, यानी ये एक तरह मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल है और ये मैक्सिमम है। इस तरह ओमेगा की लिमिटें हम बनाएंगे। ओमेगा क्या है, ये रेडियस है। बताया था कि इस डिस्क को कई छोटी छोटी रिंग्स में डिवाइड किया हुआ है, और उन रिंग का रेडियस हमने ओमेगा से शो किया है। सबसे छोटी डिस्क ये वाली होगी, रिंग यहाँ बनेगी, और सबसे बड़ी रिंग जो है वो यहाँ बनेगी। जैसे मोर्टीन कॉइल में आप देखते हैं कि सेंट्रल वाली रिंग्स बारीक होती हैं और किनारे वाली जो बड़ी होती हैं। तो ओमेगा की लिमिट यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक होगी, क्योंकि ओमेगा ये वाला रेडियस है, रिंग का रेडियस है। रिंग के रेडियस की मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ होगी जो एंड पे है। एंड पे जो रिंग बनेगी डिस्क के, उसका रेडियस होगा कैपिटल आर। तो ओमेगा की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो डिस्क का रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो इस तरह इसकी जो लिमिटें 0 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल आर तक होंगी। अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये देखें इसका डेरिवेटिव साथ बनाएंगे, क्योंकि ओमेगा स्केयर का डेरिवेटिव 2 ओमेगा होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। सिग्मा जी ओवर है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 ओमेगा बनाने के लिए बाहर 2 से डिवाइड करेंगे और अंदर 2 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 ओमेगा साथ ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर -3/2 पर आकर हो जाएगी। डी अल्फ़ा ये वैसे लिख दें, ये इंटीग्रेटिंग स्टेप में इसको कर सकते थे। तो सिग्मा जी ओवर ये देखें 2 × 4 8 लिख दें, पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर की पावर जो इंटीग्रेशन में n+1 और n+1 वो लगेगी। अब बल्कि इंटीग्रेशन कर दें इसकी, तो ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर, इसकी पावर हमारे पास बनेगी -3/2 + 1 -1/2। नीचे भी क्या आ जाएगी, -1/2। ये कुछ नहीं है। और लिमिटें इसकी आएंगी वही 0 से लेकर r तक। और डी अल्फ़ा का इंटेग्रल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा लिमिटें इसकी 0 से लेकर कहाँ तक आएंगी, 2 पाई तक। तो -1/2 पर जाकर 2 हो जाएगा। 2 को 8 से काटेंगे तो 4 रह जाएगा। ये बनेगा हमारे पास e की वैल्यू सिग्मा जी माइनस भी आ जाएगा, ओवर वो कट गया था 4 और 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये देखें इसकी पावर -1/2 नीचे आकर +1/2 हो जाएगी। 1 ओवर ओमेगा स्केयर प्लस जी स्केयर का अंडर रूट हो जाएगा। लिमिटें 0 से लेकर कहाँ तक होंगी, r तक। और उसकी अपर लिमिट होगी
2 पाई अल्फ़ा की जगह लोअर लिमिट कितनी थी 0, इसकी अपर लिमिट 2 पाई लोअर लिमिट 0 थी। तो ये देखें ये ई हमारे पास बनेगा माइनस सिग्मा जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस आएगी लोअर लिमिट, ओमेगा की जगह पहले अपर लिमिट लिखेंगे 1 ओवर आर स्क्वायर, ओमेगा की जगह आर लिख दिए, लोअर लिमिट 0 है, 0 का स्क्वायर लिखने की ज़रूरत ही नहीं, ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा 2 पाई। तो 2 पाई को इसके काट दें, 2 को 4 से काटेंगे 2 रह गया, पाई पाई से कट गया, माइनस को अंदर ले जाएं, सिग्मा जी ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल्कि ये हमारा चलें अगले स्टेप में काट दें इसको, आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, माइनस भी अगले स्टेप में हम अंदर ले जाएंगे, माइनस 1 ओवर क्या रह जाएगा जी इंटू 2 पाई। तो 2 पाई को काटेंगे तो नीचे 2 रह जाएगा क्योंकि पाई पाई से कट गया, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट रह गया, माइनस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आएगा, माइनस जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जी ओवर क्या हो जाएगा जी, ये प्लस माइनस माइनस बाद में आ जाएगा, जी ओवर आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये रहेगा, ये कट जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जी ओवर आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट, ये स्टूडेंट्स ई की वैल्यू बनेगी ड्यू टू डिस्क। अब इस पर हम कंडीशन लगाएंगे, अगर हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ मालूम कर रहे थे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क के नज़दीक मालूम करें तो ये डिस्टेंस जी काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, क्योंकि जी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्क टू पॉइंट पी जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट पी हम डिस्क के नज़दीक ले आएंगे तो ये डिस्टेंस जी काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। इफ़ P इज़ वेरी नियर या नियरर लिख लें टू डिस्क पॉइंट P जहाँ पर हम फील्ड मालूम कर रहे हैं, अगर वो डिस्क के काफ़ी नज़दीक हो तो Z डिस्टेंस काफ़ी स्मॉल होगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, क्योंकि P का डिस्क से डिस्टेंस Z था। जब P इस तरह डिस्क के काफ़ी नज़दीक हो जाएगा, P वो पॉइंट है जहाँ पर हम E मालूम कर रहे हैं, P का डिस्क के डिस्टेंस Z है, जब P डिस्क के नज़दीक होगा तो डिस्टेंस Z काफ़ी स्मॉल हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 0 हो जाएगा। तो इस फार्मूले में Z की जगह अप्रॉक्सीमेटली 0 हम पुट करेंगे, तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस जी की जगह 0 लिखेंगे, पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क बनेगा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, इसकी वैल्यू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट बनेगी।